हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन इज ऑल अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लास्ट प्रीवियस पार्ट तक आपके साथ मैंने वेपर प्रेशर से रिलेटेड रॉल्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था एंड आफ्टर दैट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सम ऑन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले सेशन को। सबसे पहले आपको सीखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टर्म का मतलब ही क्या है। तो आइए सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म भी। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिटरमाइन की जाती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट किसके अंदर होंगे? सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि हम इनिशियल से ही सारे डिस्कशन में बार बार बोल रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट से रिलेटेड चीजें। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पे देखनी है? जो डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर। पहली चीज, अब आपको यहां पर उनके टाइप से कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ आपको देखना है तो क्या कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन हुई है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर सिंपली दोज दैट आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप इन रिलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। क्लियर है? चलो अब यहां पर अगर मैं इनकी क्वालिटीज को इंक्लूड कर दूं समहाउ, अगर मैं कहूं कि मुझे इन चीजों को 1 to 1 कैसे डिक्रीज करना है, तो पहला पॉइंट होगा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जिसको आप कहते हैं RLVP भी, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब आपके सामने टर्म आ जाता है डिक्रीज, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या फिर RLVP। तो सिंपल सा टर्म है कि यहां पर आप वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। इस चीज को अभी हम इलैबोरेट भी करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कि बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कि फ्रीजिंग पॉइंट जब डिक्रीज होगा डिप्रेस स्टेट में, यानी कि डिक्रीज होगा, तो उस पॉइंट को कहा जाता है डिप्रेशन। तो हमें एक ये रिलेशन पढ़ना है। और चौथा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब 1 to 1 हम चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और यही है सॉल्यूशन चैप्टर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आइए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो, अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं सॉल्वेंट के अंदर, हमेशा क्या होता है, आप कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का डिक्रीज होता है। कब? जब वहां पर आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी बोला। क्या कहा मैंने? वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा सॉल्वेंट का, वो भी किसका कह रही हूं मैं? सॉल्वेंट का। और क्यों? क्योंकि वहां पर आपने जो सोल्यूट ऐड किया हुआ है वो कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। पहली टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज है कि जो रिडक्शन हो रहा है वेपर प्रेशर में विद रिस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट्स वेपर प्रेशर, उसी को आप यहां पर कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मुझे एक चीज बताओ, अब मैं इनको आपको 1 to 1 समझाती हूं। पहले देखो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? RLVP के रिस्पेक्ट में मैंने अभी आपसे कहा। ठीक है, और अभी आपने कहा कि यहां पर आप क्या ले रहे हो? वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा क्योंकि आप यहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हो। दूसरी चीज कि जो वेपर प्रेशर का रिडक्शन है प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो देखो मैंने कहा वेपर प्रेशर का रिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। सी, वेपर सॉल्वेंट रिस्पेक्ट टू प्योर वेपर सॉल्वेंट इज रेफर टू एज रिलेटिव लोअरिंग। इसके रिस्पेक्ट में जब कभी भी आप बात करोगे तो उसी को कह रहे हो RLVP। ठीक है, अब सिंपल सा इसका डिनोशन चेक करते हैं। तो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था और राउल्ट्स लॉ बार बार चीख के क्या कहता था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इन टर्म्स बता रही हूं अभी। तो यहां पर आप राउल्ट्स लॉ से ही रिलेट करेंगे प्रेशर के टर्म्स में। तो मैंने कहा P1 इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे पास क्या रेशो आ जाता है? X1 P1, मैंने कांस्टेंट हटा दिया। अब इस रिडक्शन को अगर मैं चेक करूं
तो होल ओवर अगर आप जब दो स्टेट्स में बात कर रहे हैं, एक तो कौन सा प्योर सॉल्वेंट वाला, एक सोल्यूशन वाला, यानी कि इंप्योरिटी ऐड करने के बाद वाला ले लीजिए और एक बिफोर इंप्योरिटी वाला ले लीजिए, तो आप दोनों के रिलेशनशिप को जब चेक करेंगे तो होल ओवर हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं यहां पर किससे शो करूंगी, बाय द फॉर्म ऑफ डेल। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या कह रहे हो, जो रिडक्शन है वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट के अंदर वो मैंने किससे नोट किया है, डेल्टा P1 से। तो मैं उस रिडक्शन को क्या कहूंगी, कैसे, देखो जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा ग्राफ दे रही हूं, यहां पर आप टर्म रिलेट कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, ठीक है, विद द टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो आपने कहा जब इनिशियल में ये डिक्रीज हो रहा था, लाइकवाइज मैंने यहाँ इसको इनिशियल में 0 ले लिया, तो यहाँ से जब इसने कितना डिक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए आपसे बात करूँ तो आपने कहा ये आ गया आपके पास P1 नॉट, लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि ये वेपर प्रेशर RLVP कब कहलाएगा, जब आपने कहा था कि जब जो डिक्रीज शो कर रहा है उसी को आप RLVP कह रहे हैं। तो ये लीजिए मैंने दूसरा पॉइंट लिया, वो और भी डिक्रीज हुआ तो उसको आपने ले लिया P1, यानी कि प्योर और इम्प्योर दोनों स्टेट से, या फिर आप कह लीजिए प्योरिटी ऐड करने के बाद। तो उस फॉर्म में मैंने लिख लिया डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1। तो अब यहाँ से P1 की वैल्यू रख दो, पहले तो P1 की वैल्यू आपके पास है, आपने पुट कर दी, तो क्या आया रिजल्टेंट, P1 नॉट माइनस P1 नॉट 1 x1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने इसको कॉमन ले लिया P नॉट 1 को, तो आप ये रिलेशन लिख सकते हैं, बहुत बेसिक मैथ्स है, अभी तो सिर्फ आपने P नॉट 1 को कॉमन लिया है, मेरे पास ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस x1। अब इसी को आप कह रहे हैं कि x2 आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस x1, जो कि रिड्यूस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से आपने डेल्टा P निकाल लिया बेसिक। अब इस इक्वेशन को ही आप कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P नॉट 1 इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 होल अपॉन P1। ये आपका क्या आया है, x2 मोल फ्रैक्शन सेकेंड टर्म में RLVP डिक्रीज प्रेशर में इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन था आपका लेफ्ट हैंड साइड में, उसी को आप कह रहे हैं कौन सा, दिस डेल P अपॉन P1 नॉट, इसी को आप कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इक्वल्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हमने यही तो आया, डेल P अपॉन P नॉट 1 इक्वल्स टू x2। तो क्या ये जो लैंग्वेज लिखी है ये इसको रिजेंबल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो अब इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आपने उसी को एनलार्ज फॉर्म में लिख दिया, P1 नॉट माइनस P1 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, होल अपॉन P1 नॉट। इसी को आप नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख दो, N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि आपको पता है कि इसी को जब आप और एलैबोरेट करके लिखते हो तो ये फॉर्म होता है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आपने कहा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्वेंट के और सोल्यूट के, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, सोल्यूशन के अंदर। अरे सोल्यूशन से ही तो बेटा आप कहते हो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स देख के चलने पड़ेंगे। तो आपने इनको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली N1 N2 से, होल ओवर मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल से ही तो असाइन करते हो, तो वहां N1 और N2 ले लिया। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो गया कि N2 वेरी वेरी लेसर है N1 से डाइल्यूट सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में, और आपने कहा N2 जो है डिनोमिनेटर में है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। एक तो कंडीशन आ गई कि N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, ठीक है। और आपने कहा डाइल्यूट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर ये नेग्लिजिबल हमें करना है तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, प्लस ये बहुत ही लेसर वैल्यू है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये लो रिलेशन आ गया ये, और जब इस फॉर्म को और एलोबरेट करके लिखोगे तो ये लो W इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1 मोल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑल्सो। हेयर W1 एंड W2 क्या है, मासेज हैं सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के, जबकि M1 और M2 मोलर मासेज हैं। W1 W2 सॉल्वेंट सोल्यूट के मासेस हैं, M1 M2 मोलर मासेस हैं। चलो अब यहाँ सॉरी ये आपका था होल ओवर RLVP के केस में, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया, दिख रहा है, बेसिक सा रिलेशन है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो सबसे पहले तो ये टर्म समझो कि हम बॉइलिंग पॉइंट किसको कह रहे हो। सबसे पहले तो देखो बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है, किसी भी जब टेम्परेचर रेज होता है वो बॉयल अप होना स्टार्ट करे उसी को आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। लेकिन यहाँ इसके टर्म्स में किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो आप कहोगे द बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहा मैंने,
जब कभी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो याद रखना एक चीज, दैट वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आप देखो, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर से वही चीज है, अभी अपन ने आरएलवीपी में पढ़ी थी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर आपने ऐड कर दिया है तो वेपर प्रेशर जो है वो भी किसका, सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये रिक्वायर करेगा हाई टेम्परेचर, इसको चाहिएगा बॉईल करने के लिए सोल्यूशन को। तो पहली चीज़ तो बेसिकली ये समझ में आई। अब आप मुझे बताओ, एक तो इनिशियल स्टेट में और फिर जब इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास दो स्टेट आ जाएंगे, तो मैं दोनों को सिंपल सा डिनोशन दे दूंगी इन द टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के केस में TB नॉट एंड TB। तो चलो इस चीज़ को और समझते हैं। अब पहले मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब अगर यहां पर समझना, मैं एक ग्राफ बनाती हूं बेसिक प्लेन। ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया वेपर प्रेशर और यहां चल रहा है मेरा क्या, टेम्परेचर। ठीक है, समझना इस चीज को, पहले यहां है मेरा वेपर प्रेशर, ये मेरा 0 इनिशियल्स में। तो मैंने कहा जैसे ही ये टेम्परेचर फर्स्ट रेंज से स्टार्ट होता है, लाइकवाइज ये यहां तक गया। देखा आपने, ये यहां से यहां तक गया, तो मैंने इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट आया यहां से यहां तक की टर्म को, सॉरी प्योर डॉटेड नहीं आई है, तो ये क्या हो गया मेरा TB नॉट। ठीक है, अब मैंने कहा एक पॉइंट तो आपके पास ये आया, दूसरा पॉइंट क्या है कि मैंने देखा कि जब मैं टेम्परेचर में थोड़ा बहुत भी स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है जब बॉइलिंग पॉइंट में, तो आपके पास दूसरा पॉइंट जो है इंक्रीज होके आता है ये। ठीक है, लाइकवाइज आपने मान लिया, तो अब आपके पास यहाँ से एक दूसरा पॉइंट जनरेट हो गया जिसको आपने नाम दे दिया सिंपल TB। अब देखो इस चीज़ को समझो, अब आपके पास ये जो दो आए हैं ये किस किस के हैं, ये तो है प्योर स्टेट में, प्योर सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो इस चीज़ को रखना है बेशक याद। तो देखो यहाँ आपकी कंडीशन फिक्स थी, मैंने कहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ था, लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, इस स्टेट में क्या किया, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये क्रॉस कर गया, तो मेरे पास दो स्टेट्स आ गए, यानी इंक्रीज देखने को आपको यहाँ पर मिला। तो अब जब ये इंक्रीज देखने को मिला तो क्या मैं रिलेशन कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, कैसा, और ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है इसी को कहा जाएगा डेल्टा TB। ठीक है, तो क्या मैं इस रिलेशनशिप को कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB नॉट माइनस TB। बताओ मैं लिख सकती हूँ या नहीं, पहले तो ये समझा दो। सॉरी कहाँ गई मैं, TB माइनस TB नॉट, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिला है, पहली चीज़ तो। अब जब आपके पास ये आ गया तो मुझे बताओ, हम यहाँ पर जब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। जब कभी भी ऐसा लार्ज ब्रैकेट दिखता है तो कंसंट्रेशन टर्म की बात हो रही है। अब जब सॉल्यूट की बात हो गई है तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि इसको आप रिलेट करेंगे किससे, मोलैलिटी से, क्योंकि आप यहाँ पर जो फैक्टर देखेंगे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर आपने यहाँ लिया तो आपने तो उस चीज को पहले ही एक कांस्टेंट स्टेट में कंडीशन लगा दी, तो क्या होगा, आपने मोलैलिटी से क्यों रिलेट किया है, बिकॉज इट इज एन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो ये चीज क्लियर हुई। अब यहां से अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो मेरे पास TB क्या आ जाता है, KBM। ये लो, मेरे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, डेल TB इज इक्वल्स टू KBM, और ये KB आपका क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर, और ये आपका क्या है, मोलैरिटी, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल मोलर मास, और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट एट द टेम्परेचर रेंज। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, इसको आप नेम देते हैं, मैं लिख देती हूँ KB के लिए, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ तक नोट कर लो एक बार, पहले यहाँ तक नोट कर लो, मैं थोड़ा सा साइड हो लेती हूँ। कर लिया।
अब यहाँ से क्या करोगे, अब मोलैलिटी सब पढ़ा था, तो मोलैलिटी का बेसिक जो फॉर्मूलेशन है क्या होता है, W अपॉन एम मोलर मास इंटू वेट इन केजीज या फिर वेट इन ग्राम्स। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर उस m की वैल्यू भी रखते हो तो तुम्हारे पास डेल्टा TB का प्योर रिलेशनशिप भी आ जाएगा। अब चलो आओ, अब पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा था। देखो, एज अ रिजल्ट द सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट विल राइज। एलिवेशन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का, उसी को आप कह रहे हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हमने देखो यही रिलेशन दिया है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, जहाँ पर TB बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का एंड TB नॉट क्या है, सोल्यूशन का। अच्छा सॉरी, ये अपन ने जस्ट रिवर्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन कर लेते हैं। TB क्या है आपका, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। चलो ठीक है, आओ अब चलते हैं एक्सप्रेशन, यही मैंने बताया, आपने देखा KBM, तो हमने ये निकाल लिया। अब यहीं पे इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर KB, जिसको आप कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी, जिसको और क्या नेम दिया जाता है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये लो, देखो 2 से 3 या 4 नाम अपन ने देख लिए इसके, जिन नेम से इसको पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक का अवनमन। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट अपन ने पहले बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, इंक्रीज देखा, एलिवेशन मतलब इंक्रीज, यहाँ क्या कह रहा है, डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होगा पहली चीज़ तो चलो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे, इज द टेम्परेचर at which its vapor pressure in its liquid phase is equal to the vapor pressure in its solid phase। तो मेन चीज़ तो है पहले आपके लिए ये डिफिनेशन जो आनी चाहिए बिल्कुल। क्या कहा मैंने, द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इन इट्स लिक्विड फेज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर इन अ सॉलिड फेज, पहली बात। अब दूसरी चीज़, यहाँ आप कह रहे हैं जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को इंट्रोड्यूस किया है, फिर से हम जब से नॉन वॉलेटाइल के रिस्पेक्ट में ही पढ़ रहे हैं, मैंने कहा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को इंट्रोड्यूस किया गया है सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे होगा अभी समझाऊंगी। तो आपने कहा जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता वेपर प्रेशर किसका, सॉलिड का लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तब तक आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे कि डिप्रेशन या फिर डिक्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपने कहा अंटिल इट इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड एट अ लोअर टेम्परेचर। आ जाओ, तो अब मैं दिखाती हूँ, इसको भी अपन एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं। चलो फिर से ग्राफ से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। देखो मैंने तुमसे कहा अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ वही वेपर प्रेशर को लेकर, तो यहाँ मैं फ्रीजिंग पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने कहा सॉलिड और लिक्विड दोनों को रिलेट करना है वेपर प्रेशर को, तो सुनो, मैंने कहा कोई सॉलिड है, इसका वेपर प्रेशर लाइक हो गया इतना लगभग, ठीक है। अभी यहाँ क्लियर लिख रही हूँ सॉलिड के रिस्पेक्ट में। अब जब आप देखोगे कि अगर मैं लिक्विड के लिए लेती हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये डिक्रीज तो होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कट करेगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही आपको क्या देगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाला डिप्रेशन पॉइंट, यानी कि डिक्रीज शो कर रहा है। ये मैंने बात की लिक्विड में, ठीक है। अब मैं लिक्विड में इसको 1 ले लेती हूँ, और अगर मैं एक और चेक कर लूँ लिक्विड 2, तो आप देखेंगे वो भी इसको कट कर रहा है, सेकंड हो गया। तो आपके पास इस तरीके से 2 से 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपने देखा होल ओवर सॉलिड और लिक्विड को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ एक ही चीज़ याद रखनी है, वहाँ रिलेशन में आपने क्या किया था, नॉट वाली को पहले लिखा था या बाद में लिखा था, क्योंकि इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, अगर मैं इस टर्म से भी रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी आपके पास 2 ग्राफ आ जाएंगे सेम उसी की तरीके से। तो आप एक तो लिख देंगे वही आपका TB नॉट, वो सॉरी TF नॉट, तो मैं रिलेशन लिख लूँ डायरेक्ट, आ जाओ। तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, डेल्टा TF। अब F क्यों है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। मेरे पास रिलेशन आ गया TF नॉट माइनस TF, पहली चीज़। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि TF नॉट कौन सा वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और TF कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट है नॉन वॉलेटाइल
सॉल्यूट का, यानी इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद वाला। तो बस यही चीज़ पे आप गड़बड़ कर देते हैं। एलिवेशन और डिप्रेशन के केस में दोनों में सेम नहीं लिखना है, इसमें अपन ने रिवर्स लिखा था और यहाँ अपन उसका उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भी किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट की, तो मैं कह सकती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन हो जाएगा। और यहीं से अगर आप इसका रिलेशन लिख लेते हैं तो आप इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये क्या हो गया, KFM, लो ख़त्म। ये क्या कहलाएगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन था, ये कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये लो, ठीक है। मोलरिटी के रिस्पेक्ट में वही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंडीशन तो दोनों में ही सेम रहेगी, ये ठीक है। तो कर लेंगे यहाँ से। अब हमारे पास दोनों रिलेशंस आ गए, एलिवेशन को लेके और डिप्रेशन को लेके। फिर से वही मोलैलिटी की अगर वैल्यू रख देते हो, क्या होती है, W/m मोलर मास इनटू वेट इन ग्राम्स और वेट इन kg। अगर kg से ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ ऊपर जाके, बस वो वैल्यू रखी और वो काम आएगा न्यूमेरिक पार्ट में, तब आप वहाँ और इसको एनलार्ज करके देख लेना। तो यहाँ से आपके पास दोनों रिलेशन आ गए हैं, फ्रीजिंग और एलिवेशन। अब देखो एक्सप्रेशन क्या आ गया, TF इज इक्वल्स टू TFM। TFM कह लो या फिर मैंने आपको बताया KFM, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ रहती है। इसको क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको आप डिनोट कर रहे हैं किससे, KF से। अब देखो, अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस। बड़े ध्यान से सुनना, हमने 2 प्रॉपर्टीज़ कर ली, 2 नहीं 3 कर ली, RLVP, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा, आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आप देखेंगे लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन के बिहाफ पे एक्सचेंज या फिर चेंज इन वेपर प्रेशर। तो देखो, व्हेन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट्स अ प्योर सॉल्वेंट, पहली कंडीशन तो क्या है कि ये जो SMP है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिर्फ अलाउ करेगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम लोग गलती करके आते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया जाएगा। तो व्हेन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट्स अ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड ऑफ द सॉल्यूशन साइड, ठीक है। अब देखो, इसी फेनोमेनन को आपने कहा ऑस्मोसिस। आपने कहा सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास हो सकते हैं, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा फाइन होती है कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स ही वहाँ से पास होंगे, ठीक है। जबकि लार्जर जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। ये तो बेसिक सी बात है, आपकी मम्मी घर में चाय बनाती हैं तो उसके बाद उसको छलनी से छानती हैं, तो मान लो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, क्यों छानती हैं, ऐसी क्यों नहीं दे देती तुमको करके, उसमें अदरक आ जाएगी, चाय पत्ती आ जाएगी, तो इसलिए वो वहाँ पर किसका रोल प्ले कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। यानी लार्जर पार्टिकल्स तो वही रह गए और जो फाइन पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे, वो आराम से सेपरेट हो गए। चलो, अब यहाँ से ऑस्मोसिस के बाद एक टर्म आती है तुम्हारे सामने, ऑस्मोटिक। इस पे आओ पहले। अगर ये ऑस्मोसिस तो तुमने समझ लिया, सॉरी आज मेरी थोड़ी सी तबीयत गला लो है तो मेरी आवाज़ ऐसी हो जा रही है, ये समझ में आ गया। एक बात बताओ, मैं बार बार कह रही हूँ, ऑस्मोसिस के अंदर हम किस किस की बात करते हैं, जब कभी भी सॉल्यूशन के बेसिस पे तुम बात करते हो तो किसकी होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, क्वांटिटी की बात नहीं होगी, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम लेते हो लेकिन साइज यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन साइज कैसा होगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न और टू नोट, राइट डाउन। लिख लिया, चलो। अब देखो, ऑस्मोसिस से ही हम जाएंगे नेक्स्ट किसकी तरफ, ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो ये जनाब क्या कहते हैं कि ये प्रेशर से थोड़ा बहुत एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाएगा उसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो क्या कहा गया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस।
क्या करने के, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, और द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बैरियर इन द सॉल्यूशन। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल होगा और ग्रेटर होगा एक्सेस प्रेशर से। मैंने तुमको क्या कहा, एक बात याद रखना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बस ये है तुम्हारे काम की बात। मूवमेंट जो है वो कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू एसएनपी। और इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है उस चीज़ को रोकने के लिए। साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर से ही तुम्हें एक चीज़ और नई मिलेगी, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब वो वहाँ पर क्या कर देता है, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। देखा, अप्लाई टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। आ जाओ अब चलो, अ कोटिंग शुड बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। क्या होता है, किस तरीके से, एक गिवन टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैरिटी के, जिसको आप किससे सिंपली हम कह दें मोलैरिटी से, कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मैं कह सकती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्योंकि सिंबल क्या होता है, पाई, किससे डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। तो आपने PV इज इक्वल्स टू NRT तो सुना है, ठीक है, तो यहाँ मैंने पाई के लिए कह दिया CRT, ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ मैं सिंपल बात कर रही हूँ। गिवन टेम्परेचर T पे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली रिलेट किया जाता है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई और कांस्टेंट क्या है, R। कैसा कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। चलो अब एक टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं वो, दो लिक्विड्स होते हैं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के सेम टेम्परेचर पे। सिंपल बात, आइसोटोनिक यानी समहाउ अ मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, टू सॉल्यूशंस। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, अ टू लिक्विड्स विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, दैट्स इट। अब आप देखो सॉल्यूशन जो है लोअर कंसंट्रेशन वाला, या फिर कह सकते हो लोअर ऑस्मैटिक प्रेशर वाला, देन अ मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, उसी को कहते हैं हाइपोटोनिक। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट इज हाइपोटोनिक, तो आप कहेंगे अ सॉल्यूशन विद अ लोअर कंसंट्रेशन देन अ मोर कंसंट्रेशन, दैट्स इट। अब देखो अ सॉल्यूशन हायर से लोअर की तरफ, तो क्या हो गया, हाइपोटोनिक। कर लोगे। अब फिर एक नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने अभी कहा जब आपने प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा दिया, दैट मीन्स आप उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। अब इफ़ प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक अप्लाई टू द सोल्यूशन, तो आपने कहा सॉल्वेंट फ्लो करेंगे सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ही क्या है, जब आप उस पासेस को क्या करना चाह रहे हैं, ब्लॉक। घर में रिवर्स ऑस्मोसिस का बेस्ट प्रोसेस बता रही हूँ, वाटर जो आपके घर में आरओ प्यूरिफायर्स जितने भी लगे हैं वो सारे के सारे रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। किसका ब्लॉकेज करते हैं, वो सारे जो डर्ट पार्टिकल्स हैं आपके पानी में ना आए, आप प्योर वाटर पी सकें। किसके थ्रू हो रहा है वो सारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, वही है। चलो अब आओ इसकी एप्लीकेशन क्या है, डिसलिनेशन ऑफ अ सी वाटर। जब प्रेशर ग्रेटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, किसी भी मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया है तो प्योर वाटर स्क्वीज आउट हो जाता है सी वाटर से। एक दो बार पूछा गया है ये, तो इस नेम से पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब की नोट, अभी हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब मैं यहाँ एक बार लिख के दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग के लिए। तो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था हमारा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, जिसको हमने कहा MKB। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T नॉट माइनस TF, दैट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया KFM या फिर MKF, बात वही है। अब इसकी यूनिट्स के रिस्पेक्ट में भी बात कर लेते हैं, तो क्या होगा डेल्टा T/m, तो आप कहेंगे डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलर, और केजीज में पूछ ले तो आपके सामने, और ग्राम्स में पूछ ले तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने आपसे कहा कि H2O के रिस्पेक्ट में KF और KB के वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में बहुत बार पूछा जाता है। ये वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, गिवन होंगी, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन सिर्फ आपको एक रेशो याद रखना है इन टर्म्स ऑफ वाटर कि आप देखो इसकी KF की वैल्यू कितनी है 1.08, ठीक है, जबकि KB की वैल्यू कितनी है 0.52। तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब कभी भी बात होगी इन द केस ऑफ H2O ऑल्सो, तो याद रखनी है कि KF इज ग्रेटर दैन KB, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको और 1000 से सिंपली सा डिवाइड किया, वॉल्यूम लीटर्स में बात कर रहे हैं यहाँ। लेकिन एक चीज़ देखो, मैंने लिखा है LV, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन टर्म्स का बिल्कुल याद रखना है, LV डिनोट्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज हुआ है। इसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं अपन, डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन M सॉल्वेंट के बिहाफ पे। अब आओ
यहाँ पर आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो आप ये लीजिए के एफ आ गया आपका, सेम चीज़ है, जस्ट मैंने के एफ पुट कर दिया। तो एल एफ क्या कहलाता है, जब एल वी वेपोराइजेशन था तो एफ यहाँ पर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग नहीं, फ्यूजन, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक और की नोट जो याद रखना है कि लिक्विड्स के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा ग्रेटर होगा फ्यूजन से, जबकि के बी इज लेस देन के एफ पूछा जाता है, याद रखना। चलो अब इन शॉर्ट चारों रिलेशन लिख के दे रही हूं समराइज्ड, बस ठीक है। इंपॉर्टेंट नीड स्टार्स, RLVP पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये रहा रिलेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये लो ये लो। थर्ड क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब याद रख लेंगे हम, यहाँ जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। सिर्फ एक पॉइंट बचा है, क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को बड़े अच्छे से कवर किया है। मैं फिर एक बार कहूँगी, भूलना मत कि एलिवेशन के टाइम पे इंक्रीज़ है, डिप्रेशन के टाइम पे डिक्रीज़ है, वहाँ जो रिलेशन लिखा जाता है जस्ट रिवर्स लिखा जाता है दोनों के रिस्पेक्ट में। साथ साथ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को आप रिलेट करते हैं, दैट इज़ मोलैलिटी। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं वांट ऑफ फैक्टर इक्वेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।